हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। हम यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे आप जानते हैं कि आपको अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे मेडिकल में आपको एम्स देना पड़ता है, नीट देना पड़ता है, और कुछ स्टेट में पीएमटी था, अभी नहीं है, पर ये सब एग्जाम आपको देना पड़ता है। वैसे ही एग्रीकल्चर में आप ओयूटी दे सकते हैं, आईसीआर दे सकते हैं, और इंजीनियरिंग में आप लोग जेई और आपका जो ओजेई होता है, और क्या होता है, जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है, आप जेई मेन और जेई एडवांस देते हैं। तो उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आपका केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू हो गया था, तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का पूरा बेसिक। तो अगर आपको एक चीज को अच्छे तरह से, एक टॉपिक को समझना है, एक चैप्टर को समझना है, तो आपको उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगा। और एक चीज याद रखना कि मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आ जाता है उसको बेस करके। अगर वो नहीं भी आया ना, तो भी याद रखना कि हर चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ही है। मतलब जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे सब में मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 आ ही जाता है, पर उसका एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन आता है। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आपका आगे जब आप अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोल कॉन्सेप्ट। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम घुसने से पहले पहले हमें कुछ बेसिक्स भी जानना चाहिए। ये तो आपको पता होगा, क्या एक एटम है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सब आपको तो पता होगा, बेसिक चीज है क्योंकि आपने पढ़ा होगा। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको बोलते हैं क्या, एटम। और मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो समझ में आया। मॉलिक्यूल मतलब स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो इंडिपेंडेंट होगा, जिसका एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। वैसे एटम भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। समझ में आया, हमारा एटम और मॉलिक्यूल दोनों केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पर एटम जो है ना वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, और नॉट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नॉट इंडिपेंडेंट हो सकता है, पर मॉलिक्यूल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मॉलिक्यूल का ये रहेगा इंडिपेंडेंट। तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे क्या, विच में भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उसको बोलेंगे एटम। और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इंडिपेंडेंट रहेगा और केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें पता है कि एटम से भी स्मॉलेस्ट है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ या ना, आप लोगों ने थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है वो तो एटम से छोटे होते हैं, पर वो लोग केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। वो लोग केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। समझ में आया, इसीलिए ये है एटम और मॉलिक्यूल। वैसे एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सम सब्सटेंस। जैसे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है,
और क्या है, आर्गन है। इन सबको क्या बोलते हैं, मतलब जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, उनको बोलते हैं हम क्या, एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है formed by combination of elements in a fixed ratio। मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, कंबाइन करके फॉर्म करेंगे हमारा कंपाउंड, कंबाइन करके हमारा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि हमारा वाटर, उसमें क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में कंबाइन किए, समझ में आया। तो अगर ये 2:1 रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी ही वो वाटर फॉर्म करेंगे, नहीं तो वो लोग वाटर फॉर्म नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है। अगर ये लोग पकड़ लीजिए 2:2 रेशियो में हुए तो ये क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग है, समझ में आया। इसको बोलते हैं कंपाउंड। सिंपली सिंपली बोल दिया, आप तो पढ़े होंगे डेफिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से अलग होता है, ये सब तो पढ़े होंगे, वो सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इतना बेसिक लिख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक है, मैं जैसे शॉर्ट करके नोट लिखा हूं वैसे ही लिख लीजिए, सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिख लीजिए। प्योर सब्सटेंस नहीं, ये सब्सटेंस लिख दिया था, सब्सटेंस। ठीक है, लिख लिया होगा, इरेज करता हूं। और एक टर्म हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को, मतलब टाइप एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को रिप्रेजेंट करता है कौन, केमिकल फॉर्मूला। जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला है वो H2O, तो केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, और क्या वाटर में 2 एटम्स हाइड्रोजन रहता है, एक मतलब वन मॉलिक्यूल वाटर में 2 एटम्स हाइड्रोजन रहता है और 1 एटम कौन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, वैसे NaCl पकड़ लीजिए, उसमें क्या बोल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में क्या बोल सकते हैं, 1 एटम किसका रहता है, सोडियम का, 1 एटम किसका रहता है, क्लोरीन। ठीक है, इस टाइप का केमिकल फॉर्मूला होता है, जो कि टाइप केमिकल फॉर्मूला उसका क्या, उसका कॉम्पोजिशन हमें शो करता है कि वो किससे बना है और कितना मिलके बना है, उसको शो करता है कौन, केमिकल फॉर्मूला। मतलब केमिकल फॉर्मूला हमें इंफॉर्मेशन देता है किसको, कॉम्पोजिशन के बारे में, हमें देता है कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि वाटर बन रहा है, पकड़ लीजिए वाटर बन रहा है, तो वाटर कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे कंबाइन कर रहे हैं, उसको हमें लिखने के लिए क्या है, हम तो ऐसा नहीं लिख सकते ना कि हाइड्रोजन गैस H2 will combine with O2 गैस टू फॉर्म वाटर, इतना लिखना पड़ता है। तो उसको ना लिख के एक शॉर्टकट में एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और केमिकल इक्वेशन बोलते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, H2 लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे, क्या दे रहा है, वाटर लिखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। अभी देखिए एक चीज याद रखना कि
जितना एटम रिएक्टेंट के साइड में रहेंगे उतना ही एटम कहां पे रहेंगे, प्रोडक्ट के साइड में रहेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स भी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, एटम्स भी बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये किसका होता है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। किसके लिए होता है, वन इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए होता है। मतलब क्या बोला, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप इधर पकड़ लीजिए, अगर इधर क्या है, इधर हमारा वाटर है, तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन सा इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट रिएक्टेंट साइड, इस साइड को बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट साइड, और रिएक्टेंट साइड इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट प्रोडक्ट साइड, पीडीटी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स ये करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स ये करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 दो है, ये दो है, मतलब वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही पकड़ लीजिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एट रिएक्टेंट साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कितना है, दो ऑक्सीजन है, पर प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे भी 2, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, राइट साइड में भी हो जाएगा 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये होता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, कौन कौन सा मेथड है, वो सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर चले जाए तो नॉर्मली याद रखिए कि हमें लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को हमें सेम करना है, नंबर ऑफ एटम्स को हमें सेम करना है। उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम हो रहे हैं, इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया। इसको बोलते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये और भी मेथड है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जो हम आगे आगे जब बढ़ेंगे क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले आज मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जरूर पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, ये होता है हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए।
लिख लिया होगा, इरेज कर रहा हूं। ये बेसिक सब चीज है, तो इसको थोड़ा सिर्फ नॉलेज के लिए ही लिखना है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो सब तो आपने पढ़ा ही हो। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है ना, जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है, उनको कुछ लॉ गवर्न करते हैं। मतलब एक कैसे कॉम्बाइन होगा एटम्स और मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, उसको कुछ लॉ गवर्न करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर है कुछ और कोई फिजिकल चेंज भी हो रहा है तो चलेगा, कोई फिजिकल चेंज भी हो रहा है तो चलेगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, लिखिए मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, किसका, वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। वाटर में क्या हो रहा था, H2 प्लस O2, ऐसे हो रहा था 2H2, हाँ या नहीं। तो अगर लेफ्ट साइड में मास ऑफ द रिएक्टेंट हम करेंगे क्या, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों हम निकालेंगे, दोनों हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का मास कितना होगा और प्रोडक्ट का मास कितना होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो मास क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, में वो आगे पढ़ाने जा रहा हूं, अभी सिर्फ बता दे रहा हूं। हाइड्रोजन का मास सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, हाँ या ना, 1 होता है या नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 इंटू कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा मास। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 32, है ना, 36। इस साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाटर में कितना है, 2 इंटू 1 प्लस ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 16। तो कितना हो गया, 2 इंटू 18 जो है 36, जो है 36। ये सब तो आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन से मिनिमम आपको पढ़ाया होगा क्लास में, हाइड्रोजन से 1 से 20 तक एलिमेंट याद रखना, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास याद रखना। मैंने वही पुट किया है, मैंने वही पुट किया है, तो मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। समझ में आया। तो देखिए लेफ्ट, अगर ये बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है 36 और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी हो रहा है 36, तो दोनों सेम हो रहे हैं। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए।
लिख लिया, इरेज कर दो। अभी दूसरा लॉ हमारा आएगा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है, जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए एलिमेंट्स जो होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट वो एक मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि a chemical compound always consists of elements combining in fixed ratio of their mass, ठीक है। रेशियो ऑफ द मास मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम वाटर बनाना है, अगर हमें वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कंबाइन नहीं होंगे, हाँ या ना, कंबाइन होंगे। तो बोला है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16, हाँ या ना। तो दोनों को अगर हम रेशियो कर देंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा 2:16 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1:8। अगर 1:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे, अगर 1:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे तो ही वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो ही वाटर का फॉर्मेशन होगा। वैसे देखिए अगर H2O2 है, वहां पे क्या हो रहा है 2:32, हाँ या ना। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2:32, उसको लिख सकते हैं हम क्या 1:16, है ना, ठीक है। तो ये बोला कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 मास रेशियो में अगर कंबाइन करेंगे तो ही वो वाटर फॉर्म करेंगे, और वैसे ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 के रेशियो में अगर कंबाइन किए, 1:16 के रेशियो में अगर कंबाइन किए तो वो लोग क्या देंगे, वो लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड देंगे। मतलब मास का रेशियो अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो हमारा कंपाउंड भी क्या हो रहा है, कंपाउंड भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, लिख लीजिए। तो इसका और एक इसका क्या है, इसका समरी क्या है, चेंज इन mass ratio of constituent changes the will change the compound। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये भी उसका एक क्या है इंटरप्रिटेशन है किसका, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो डेफिनाइट प्रोपोर्शन होगा मतलब एक डेफिनाइट कंपाउंड ही बनेगा, वही कंपाउंड बनेगा अगर डेफिनाइट प्रोपोर्शन होगा। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है,
उसके बाद आएंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ना, जो मैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको बोला था उस टाइप का होगा। तो बोला है कि when, लिखिए when two elements combine to form two or more compounds, then different masses of one element which combine with fixed mass of other fixed mass of other bear a simple whole number ratio to one another। स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूं। When two elements combine to form two or more compounds, then different masses of one element which combine with fixed masses of other bear a simple whole number ratio to one another। बताता हूं, अभी पहले लिख लीजिए, अभी बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम्पल में पकड़ रहा हूं, पकड़ लीजिए कि फॉर्मेशन हो रहा है CO2 और CO का, ठीक है। तो वहां पे हम देखिए कार्बन तो फिक्स है, दोनों जगह पे कार्बन एक एक है, और ऑक्सीजन एक जगह पे दो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो इसका अगर हम रेशियो करेंगे, मास का रेशियो, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कार्बन का क्या है पता है या नहीं? कार्बन का मास क्या है? कार्बन का मास है 12, हाँ या ना? तो यहाँ पे 12 लिखिए। ऑक्सीजन का कितना है 16, इसका कितना है 32, दो ऑक्सीजन है, तो ये 12:32 और ये 12:16 रेशियो में क्या है, कॉम्बाइन होके कंपाउंड फॉर्म किए हैं। तो बोला है कि इन दोनों का रेशियो, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, पर ये जो फिक्स नहीं है, उन दोनों का रेशियो भी होल नंबर होगा। मतलब ऑक्सीजन इन CO2 का रेशियो और ऑक्सीजन इन CO का रेशियो होल नंबर होगा। अगर हम करेंगे तो ऑक्सीजन इन CO2 क्या है, कार्बन तो फिक्स है 32, ऑक्सीजन इन CO कितना है 16, तो इसको डिवाइड कर देंगे 16 दूने 2:1, 2:1। तो ये क्या है, होल नंबर है, ये होल नंबर है। होल नंबर मतलब 2:1 है। फ्रैक्शन होता मतलब 1.1, 1.5:1 ऐसे होता तो उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। अगर ऐसे 2:1 हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, होल नंबर। तो देखिए कि दो अलग अलग कंपाउंड हैं, उनमें एक एटम क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स है, दूसरा चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उनका रेशियो होल नंबर होगा। वही तो बोला था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यही लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए।
ठीक है। अभी नेक्स्ट आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि when two different elements combine with a third element, लिख लीजिए, when two different elements combine separately, लिख लीजिए, combine separately with fixed mass of third element, लिखिए third element, then the ratio in which they will combine, the ratio in which they will combine will be same or multiple of और सेम और सिंपल मल्टीपल लिख देते हैं, सिंपल मल्टीपल ऑफ the ratio in which they combine with each other। ठीक है। तो बोला है कि when two different elements combine separately with fixed mass of third element, तो दो सेपरेट एलिमेंट है, वो एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं जिसका मास फिक्स्ड है, तो क्या होगा, रेशियो, ये लोग जो रेशियो में उस थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेंगे ना, वो क्या होगा, आइदर सेम होगा और सिंपल मल्टीपल होगा किसका, रेशियो जिसमें वो लोग कंबाइन करेंगे, मैं इसको सिंपली समझा दूंगा अभी, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। देखिए क्या हो रहा है, देखिए, तो देखिए पकड़ लीजिए कि हमारा सल्फर एक एटम है जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है, जो क्या है, थर्ड कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट पकड़े, कांस्टेंट मास पर, ठीक है, वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन के साथ ये होगी H2S देता है, इसके साथ SO2 दे रहा है, ठीक है, तो इनका मास का रेशियो कितना हो रहा है, H ये का 4 कितना है 32, आया ना, इसका कितना हो रहा है रेशियो 32:32, समझ में आया, क्योंकि सल्फर का मास 32 है, ऑक्सीजन O2 लिखा है, मतलब उसका मास भी क्या है 32 है, ठीक है। तो अभी बोला है कि ये दो जो रेशियो में तो क्या कंबाइन करते हैं, वो सिंपल रेशियो किसका होना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का, मतलब ये दो अगर कंबाइन करके जो रेशियो देंगे उनका सिंपल रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये अगर कंबाइन किए तो हमें H2O2 दे सकते हैं, नहीं तो H2O दे सकते हैं, आया ना, ठीक है।
अगर H2O दे दिए, पकड़ लीजिए H2O दे दिए तो ये कितना हो जाएगा 2:16। अगर H2O2 दे दिए तो ये हो जाएगा 2:30, 2:30 आया ना। तो जो 2:32 है, ये सॉरी ये 4 नहीं है, ये सॉरी मैं गलती कर दिया था, ये 2 है, ये 2:32 है, ये 32:32 है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन भी कर देंगे, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा रेशियो क्या आएगा 2:32। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है 2, O2 है 32, तो इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या हुआ 2:32। तो ये क्या हो गया, सेम रेशियो हो गया या नहीं, सेम रेशियो हो गया। वैसे जब हम H2 के साथ एक ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो 2:16 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा सिंपल रेशियो। समझ में आया। तो अगर एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ दो कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, जो रेशियो में वो कंबाइन करेंगे वो क्या होगा, सिंपल रेशियो ऑफ क्या होगा, सिंपल रेशियो और सेम रेशियो टू द कॉम्बिनेशन ऑफ देम। मतलब ये दोनों जिस रेशियो में कंबाइन होंगे उसके साथ अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो होगा, कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं होगा। 2:32 मतलब सिंपल रेशियो, 2:16 मतलब सिंपल रेशियो। ठीक है, लिख लीजिए, ये होगा हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद 5 नंबर आया Gay-Lussac's law of combining volume, combining volume। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लिख लीजिए। स्टेटमेंट बोला है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है TEMP, ऊपर R लिखा है मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, whenever gases react together, the volume of reacting gases together, the volume of reacting gases, the volume of reacting gases as well as product gases, as well as product gases bear a simple whole number ratio to each other। स्टेटमेंट दिया है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट गैसेस बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। ये क्या होता है, मतलब अगर दो गैस रिएक्ट कर रहे हैं और एक कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो रिएक्टेंट का जितना वॉल्यूम है गैसेस का और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम निकला है गैस, तीनों का अगर हम रेशियो कर दें सबका तो वो एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ उसके बाद। ठीक है, लिख लीजिए पहले। लिख लिया तो देखिए
मतलब बोला है कि पकड़ लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस दे रहा है 2HCl गैस। ठीक, तो ये कितना होगा 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 है मतलब ये 2 वॉल्यूम। तो इन तीनों का अगर हम रेशियो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:1:2, जो कि है होल नंबर रेशियो, जो कि है होल नंबर रेशियो। इन तीनों का मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेशियो कर दिया तो 1:1:2 हो गया, जो कि होल नंबर रेशियो और सिंपल रेशियो है जो, इसीलिए गे-लुसाक्स लॉ यही बोल रहे हैं, गे-लुसाक्स लॉ यही बोल रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट लॉ, ये तो लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 6 नंबर पे एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एवोगैड्रोस लॉ फॉर कर देते हैं गैसियस वॉल्यूम। एवोगैड्रोस लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम क्या बोला है रे? एवोगैड्रोस लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम बोला है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure equal volume of gases contain equal number of molecules, और बोल सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये बोला है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसके बाद हम क्या मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू, बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसको नंबर ऑफ मोल्स भी ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं और बोल सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मतलब कितना मॉलिक्यूल है, वो हम अब सब देखने वाले हैं। ठीक, ये लिख लीजिए, स्टेटमेंट सिर्फ लिख लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है और मोल को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो सबने लिख लिया होगा। तो मोल जानने से पहले हम दो टर्म जानते हैं, एक है जो एटॉमिक मास, आप लोग सुने होंगे, एक होता है क्या मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास किसके लिए होता है? आटम के लिए। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होता है? मॉलिक्यूल के लिए। आया ना? तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम को बोलते हैं एटॉमिक मास। आया ना? और मॉलिक्यूलर मास क्या बोलते हैं? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन एटम को बोलते हैं क्या? एटॉमिक मास। ठीक है,
तो एटॉमिक मास का जो हम बोले थे क्या प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव होता है। मतलब क्या, हम एक एटम को स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं और उसके कंपैरिजन में दूसरे का मास निकालते हैं, दूसरे का मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द relative heaviness of an atom compared to 1/12 of 1/12 of कार्बन 12 एटम। ठीक है, इट इज द रिलेटिव हेवीनेस ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ C12 एटम। मतलब 1/12 C12 मतलब कार्बन का मास कितना है, 12 है, तो 12 से 12 डिवाइड किया तो क्या हुआ, 1 हो गया। तो उससे कितना टाइम हेवी है वो एटम, उसको बोलते हैं क्या, उसका एटॉमिक मास। पहले हम इसको हाइड्रोजन से पकड़ते थे, तो ये अभी आपको हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हमें दिया गया है। मतलब इसको हम स्टैंडर्ड पकड़ के चल रहे हैं, कार्बन 12। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, इट इज द relative heaviness of a molecule from 1/12 of कार्बन 12 एटम। ये हो गया इसका सिंपल डेफिनेशन। डेफिनेशन को रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने का जरूरत है। ठीक है, तो लिख लीजिए इतना। ठीक है, लिख लिया। समझ में आया? तो हमारा जो एटॉमिक मास है और जो मोलर मास है, सॉरी, एटॉमिक मास है और जो मॉलिक्यूलर मास है, उसको हम एक यूनिट में डिफाइन करते हैं। मतलब उसको एक यूनिट में हम लिखते हैं। उसके लिए एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं क्या, AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एक यूनिट दिया गया कि ये सब बहुत स्मॉल होता है ना, तो इनको एक यूनिट दिया गया कि इनको AMU बोल के यूनिट दिया गया, जो कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो आजकल इसका मॉडर्न नेम हो गया है U। मॉडर्न सिंबल क्या हो गया, U। ये पहले था AMU, अभी इसको बोलते हैं U। U मतलब उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। U का फुल क्या है, U का मीनिंग है यूनिफाइड मास। पहले AMU बोलते थे, अभी बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो AMU क्या होता है, उसका एक स्पेशलिटी अच्छे तरह से याद रखना, ये गलती बच्चे बार बार करते हैं। AMU होता है यूनिट ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल। अगर एटॉमिक ये हो तो एटम का रहता है, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल का। तो यूनिट ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल ही रहता है क्या,
AMU, समझे, समझ में आया? AMU। उसके बाद याद रखिए 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्योंकि आप लोग बोलोगे अभी कि हम ग्राम में पढ़ते हैं सर, हम ग्राम में पढ़ते हैं, ग्राम में पढ़ते हैं, ग्राम में पढ़ते हैं, सब बोलोगे कि हर मास को तो हम ग्राम में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली अगर 1 एटम होता है ना तो उसको AMU ही बोलते हैं और उसको ऐसे ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। पर अगर वो 1 मोल हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? ग्राम। 1 मोल हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्राम। इसलिए हम एक टर्म कॉमनली यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलार मास। समझ में आया? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास के अंदर डिफरेंस अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर सिर्फ एटॉम का एटॉमिक वेट पूछा है, एटॉमिक वेट मतलब 1 एटॉम का वेट, जो कि ये होता है, ठीक है, जो कि AMU में होता है। मतलब देखिए C12 का एटॉमिक वेट कितना होगा, उसका मतलब C12 का एटॉमिक वेट होगा, AW लिख देता हूं और AM लिख देता हूं, एटॉमिक मास ऑफ C12 होता है 12 AMU। समझ में आया? 12 AMU। तो हम 1 AMU को क्या बोल सकते हैं कि 1/12 ऑफ C12, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 भी बोल सकते हैं और एटॉमिक मास ऑफ C12 भी हम बोल सकते हैं। समझ में आया? 1 AMU का और एक डेफिनेशन ये है, तो इसके कंपैरिजन में हो गया अभी 1/12 तो C12 मतलब क्या होगा, 12 इंटू 1/12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो 1 AMU हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं हम, 1 AMU। एक्चुअली इसका होता है 1.008 AMU होता है एक्चुअली, पर हम उसको राउंड अप करके नियरली लिख देते हैं। क्या हम लिख देते हैं उसको? नियरली 1 AMU। अगर एक्यूरेट चाहिए तो वो होगा 1.008 AMU, ठीक है, और हम 1 लिख देते हैं। वैसे हम क्या लिखते थे, ऑक्सीजन का लिख देते हैं क्या, 1 ऑक्सीजन एटम, याद रखना 1 ऑक्सीजन एटम वो होता था क्या, 16 AMU, है ना? नाइट्रोजन का क्या होता था, 14 AMU, नाइट्रोजन का होता था 14 AMU। समझ में आया? क्लोरीन का क्या होता था, 35.5 AMU, 35.5 AMU, इस टाइप का होता है। समझ में आया? लिख लीजिए इसे। इरेज क्या, अभी नेक्स्ट आते हैं हम और एक टर्म में जो है मोलार मास, जो है मोलार मास। तो मोलार मास ही होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ये सब्सटेंस। समझ में आया? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास को बोलते हैं हम मोलर मास। तो देखिए मोलर मास से क्या मोल के लिए आया, तो अभी हम पढ़ेंगे कि मोल क्या है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ ए सब्सटेंस,
ठीक है, तो वन एटम और वन मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या हो रहा था, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास 1 मोल के लिए होता है। ठीक है, और मोलर मास का हम यूनिट किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। क्यों, अभी पूछिए, आप पूछ सकते हैं क्यों, तो वो मैं आगे पढ़ा के आपको बताऊंगा कि क्यों। देखिए, 1 एटम का मास होता है एमयू में, आया ना, 1 एमयू में। तो एवोगेड्रो नंबर, इसको एवोगेड्रो नंबर को कैपिटल एन और स्मॉल ए भी लिखते हैं। Na नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या हो जाएगा रे, Na इंटू 1 एमयू। तो जब 1 एमयू में हम Na मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है, वो ग्राम हो जाता है। समझ में आया, एमयू में जब हम एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्राम हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा रे, Na एमयू होगा। तो वहां से ही आ रहा था कि 1 एमयू जो मैंने फॉर्मूला लिखा था इक्वल टू 1/Na ग्राम। समझ में आया, 1/Na ग्राम हो गया। और ये 1/Na मतलब क्या होता है, Na का वैल्यू क्या होता है लिख लीजिए, एवोगेड्रो नंबर। ये किसके नाम पे दिया गया, एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, एवोगेड्रो बोल के, इटली के, उनके नाम से आया है। एवोगेड्रो लॉ भी उनका था। तो Na का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कोई कोई बुक में इसको 6.022 भी लिखा रहता है इंटू 10⁻23। आप जो भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी यूज करेंगे सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, है ना। ये जो 1/6.023 इंटू 10⁻23 है, उसका ही रेशियो आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आया। तो 1 एटम के लिए 1 एमयू मिलता है हमें, पर Na एटम के लिए क्या मिल जाएगा, 1 ग्राम मिल जाएगा। समझ में आया। तो वहां से ही हमारा एमयू और ग्राम के अंदर रिलेशनशिप आया। मतलब किसी को रट्टा मारने का जरूरत नहीं है कि 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम बोल के। सीधा क्या करना है, अगर मुझे एमयू निकालना है, ग्राम में अगर मुझे मोलर वेट दिया है और मुझे मॉलिक्यूलर वेट मांगा है, या एटॉम होगा तो एटॉमिक वेट मांगा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एवोगेड्रो नंबर को डिवाइड कर दूंगा। मतलब Na को डिवाइड कर दूंगा। Na का वैल्यू पता है, ये हर जगह पे यूज होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। उसको अगर मैं डिवाइड कर दिया तो मुझे अपना आंसर मिल गया। कोई कोई जगह पे 2 भी लिखा रहता है, क्योंकि डेसिमल के बाद का 3rd प्लेस में है, तो ज्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं आता। ठीक है, दोनों में से आप जो भी यूज कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज करता हूं। ठीक है, तो एएमयू को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। कितना इजी है बच्चों, देख लिया, बहुत इजी है कन्वर्शन। तो ये लिख लीजिए। अभी हम मोल के अंदर एंट्री करेंगे। आप सोच रहे होंगे तब से सर मोल 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 बोल रहे हैं, अभी तक मोल में नहीं गए। तो ये समझना जरूरी है। ये सब अगर आप समझे, उसके बाद मोल के अंदर घुसोगे ना, बहुत इजीली आप पढ़ पाओगे। और एक बार आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप देखना, आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। और मेनली जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल में जो कैलकुलेशन होता है, प्रैक्टिकल जो आप लैब में करते हैं, उसमें ये बहुत यूजफुल है मोल कॉन्सेप्ट। लिख लिया, इरेज कर रहा हूं। तो मोलर मास के बारे में हमने पढ़ लिया। तो मोलर मास से हमें एक टर्म पता चला, क्या, मोल। क्या पता चला, मोल, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मोल क्या होता है, मोल मतलब क्या हुआ कि हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा था ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा था, उसको दुनिया के बहुत बहुत जगहों पे बहुत बहुत
टाइप से क्या किया, उसको डिटरमाइन करना शुरू किया। मतलब कहाँ पे बोला कि डजन, जैसे आप कहाँ केला खरीदने जाते हो तो बोलते हो 1 डजन दे दो, 1 डजन में कितना रहता है 12, ठीक है। वो ऐसा 1 पाव दे दो जो कि 250 ग्राम रहता है, पर उसको क्या बोलते हैं, पाव बोलते हो। उस टाइप का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हम पैरामीटर लेते थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। तब क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट सब ने बैठ के एक सिस्टम बनाया, एसआई सिस्टम। तो एसआई यूनिट सिस्टम में क्या बोला गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एक यूनिट दे देते हैं जो कि क्या है, मोल है। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट को हम बोलते हैं क्या, मोल, जिसको हम शॉर्टकट में MOL भी लिखते हैं, ठीक है, मोल। तो मोल का डेफिनेशन उन्होंने दिया कि क्या दिया, कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ये नहीं, इससे अच्छा डेफिनेशन लिख देंगे, ए सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रो नंबर, इसको Na बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल है तो एटम, अगर एटम है तो एटम्स, इज कॉल्ड 1 मोल। समझ में आया? अगर एक सब्सटेंस का एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स है तो उसको हम बोलते हैं क्या, 1 मोल, ठीक है। ये है मोल का ऑफिशियल डेफिनेशन, लिख लीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि हम मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाल रहे हैं। जो मोल है मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, वो हम क्यों निकालते हैं। वो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या क्या, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of ions, number of electrons, number of protons, number of neutrons, number of neutrons। उसके बाद क्या, ग्राम एटम, लिखो ये सब लिख लो, बाद में बताता हूं क्या होता है ये। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, चार्ज, चार्ज। हम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स और चार्ज, ठीक है, और टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लिख लिया होगा। तो मोल का सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है, याद करो अच्छे से, नंबर ऑफ मोल्स का सबसे इजी फॉर्मूला। तो पहले लिख देता हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये सब फॉर्मूलाज हैं, इनमें से कुछ फॉर्मूलाज को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद रख पाओगे, मतलब कैसे याद रखना है, उसको बेस करके 4-5 प्रॉब्लम कर देना है। तो जब आप 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आप खुद ही खुद आप मेमोराइज कर दोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ याद रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कैलकुलेशन में, फर्स्ट आता है
फर्स्ट आता है when mass is given, when mass is given होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मतलब कितना इजी है कि हमें जो मास है हमारा मास है वो तो गिवन होगा, किसमें होगा, ग्राम में होगा, इसीलिए मोलर मास हमने लिया है, इसलिए हमने मोलर मास लिया है। तो गिवन मास बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसको बेस करके। एक दिया है 0.46 ग्राम ऑफ सोडियम। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। और एक क्वेश्चन दिया है 5.6 ग्राम ऑफ एंथ्राइमाइड। ठीक है, तो इनमें बोला है कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। इन सब का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन, आप बोलो। बोलिए ट्राई कीजिए, तो याद है तो पहला देखिए, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, वाटर का मोलर मास कैसा होता है 18, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है 14। यहां तक लिखिए, हो गया। तो अभी देखिए 0.46 ग्राम ऑफ Na, ये है हमारा क्या गिवन मास, यहाँ पे ये है हमारा गिवन मास, यहाँ पे ये है हमारा क्या गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू 0.46 बाय 23, 0.46 बाय 23। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो 23 दूने 46, ये हो जाएगा 0.01, 0.02। इधर देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू क्या होता है 3.6 डिवाइडेड बाय 18। तो 18 दूने 36, तो ये क्या होगा आपको 0.2। समझ में आया। इधर थर्ड केस में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास क्या है 5.6 है, ये क्या है 14 है, तो 14 4 जा क्या होता है 56, तो ये हो जाएगा 0.4। तो ये जो 0.4 ग्राम Na कितना होता है 0.02 मोल होता है, और 3.6 ग्राम वाटर क्या होता है 0.2 मोल होता है, और 5.6 ग्राम N3 माइनस क्या होता है 0.4 मोल होता है। तो ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद अलग अलग फॉर्मूला में जाएंगे कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लीजिए। लिख लिया होगा।
अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो क्या होता है कि मैंने बोला था कि 1 मोल में nm नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाँ या ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, लेट पकड़ लीजिए n है, g n g है, n g है हमारा गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना रहेंगे 1/na इंटू एन जी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। तो कैसे देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होगा या नंबर ऑफ एटम्स दिया होगा। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स दिया होगा, एटम है तो एटम्स दिया होगा, अगर आयोन है तो आयोन्स दिया होगा। समझ में आया? अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स दिया होगा, एटम्स है तो एटम्स दिया होगा, एटम है तो, और आयन है तो आयन्स दिया होगा। तो क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अगर मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो एटम्स हो सकता है, आयन है तो आयन्स हो सकता है, डिवाइडेड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां से हमें और एक ये भी मिल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन्स क्या हो जाएगा रे, Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया? Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मुझे दिया है कि 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे देखिए, ये दो फॉर्मूला लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स का। तो एक चीज अच्छे से याद रखिए, अगर कोई भी पैरामीटर दिया है तो गिवन बाय जो उसका एक मोल का होता है, जो मोलर होता है, उसका रेशियो ही नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो इधर देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा रे, नंबर ऑफ मोल्स होगा 1.4, मोलर मास कितना है N2 का 28, तो ये हो जाएगा कितना 14/28 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.05 क्या है, मोल्स। तो अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या बोला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, आया ना। तो हो जाएगा कितना 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आया? अगर कोई ऐसा दिया है कि ग्राम दिया है N2 और बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल बात है, कितना सिंपल। तो लिख लीजिए यहां पे, तो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल मिला। अभी मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ चार्ज आप कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। एग्जाम्पल देके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां तक हो गया।
अभी देखिए, मुझे किसी ने मांग लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कि जितना एटॉम है, नंबर ऑफ एटॉम्स जितना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयोन्स जितना है मेरे पास, उतने के साथ मैं क्या करूंगा, उतने के साथ मैं इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट कर दूंगा। मतलब एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटॉम्स मॉलिक्यूलर आयंस से, तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ एटॉम्स मॉलिक्यूलर आयंस को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट। ये मिल जाएगा हमें क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या होगा रे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, ये एस लिखा होगा, प्रोटॉन्स है ये, इन 1 यूनिट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 यूनिट, इसको पीएस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम लिखें एन, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। कितना इजी है, पहले नंबर ऑफ मोल्स से Na मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर आयन मिल गया, उसके बाद एक यूनिट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आंसर मिल गया, इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 यूनिट। कितना इजी फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है। तीन फॉर्मूला है। तो अभी देखिए, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे थे, आजकल हम क्या कर रहे हैं, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब एक चीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, ग्राम एटम भी वो होता है और ग्राम मॉलिक्यूल भी वो ही होता है। ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल भी वही होता है, तो लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस वही होता है, सेम चीज होता है। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयंस वही होता है। इसको स्टार देके लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर आ गया कहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मांगा है, तो क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, वही होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद इरेज करता हूं, नेक्स्ट इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 3.6 ग्राम वाटर दिया है,
3.6 ग्राम क्वार्टर रेयर, और बोला है कि उसका नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और क्या दिया है, और दिया है कितने, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे कैलकुलेट करोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी वैसे ही कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो खुद थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद मैं भी बताता हूँ। हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले सबसे हम करेंगे, पहले क्या कर देंगे, हर केस में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देना, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वाटर में कितना होता है 18, ये हो जाएगा 0.2, 0.2, ठीक है। उसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वाटर क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, मतलब 0.2 इंटू Na का वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, वो खुद पुट करके आप लोग कर लेना, ठीक। उसके बाद पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। अभी आप बोलोगे ये तो एटॉमिक नहीं है, अगर ऐसे सोडियम दिया होता या पोटेशियम दिया होता तो हम बोल देते कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, हाँ या ना। पर जब मॉलिक्यूल दिया होगा, जब मॉलिक्यूल इज गिवन है, डिफरेंस देखिए, पहला केस में एटम गिवन था तो नंबर ऑफ एटम्स निकला, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, देखिए, नंबर ऑफ एटम्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल है, इनटू एटोमिसिटी, क्या, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल में नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी, हाँ या ना, एटोमिसिटी। जब मॉलिक्यूल दिया होगा तो एटोमिसिटी कंसीडर करेंगे, पर जब एटम दिया होगा तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एटम दिया होगा तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, एटम के लिए 1 हो जाएगा ये, तो यही बच गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटोमिसिटी। तो यहां पे वाटर का एटोमिसिटी कितना है, 3 एटम है, तो एटोमिसिटी है 3। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितना है 3, तो 0.6 इंटू Na, 0.6 इंटू Na हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। यहां तक लिख लिए। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करेंगे। इसका बहुत इजी है, देखिए कितना इजी है। इसको आप लोग कभी कॉम्प्लेक्स करके भी पढ़े होंगे, कंफ्यूज हुए होंगे, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़िए मूल कॉन्सेप्ट,
जिंदगी में कभी भी मूल कॉन्सेप्ट का कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, मुझे पता नहीं आप लोग, पर जो जैसा भी पढ़ा था, मेरा जो मैं जिस मेथड में पढ़ा रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा मूल कॉन्सेप्ट देखना। ठीक है, हो गया इतना। अब इरेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता था, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो ये मिल गया क्या हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू था नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंटू था क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 यूनिट था, आया ना, मतलब 1 यूनिट में कितना प्रोटॉन था। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल है वो, तो H2O है, H2O मतलब कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है रे, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इंटू, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहता है कितना, 8, 1 इंटू 8, तो क्या हो गया 8, हाँ या ना। तो टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हो गया, 1 ऑक्सीजन मतलब 8 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये प्रोटॉन कहां से होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकला है हमारा 0.2, एवोगैड्रो नंबर है Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट कितना है 10, तो ये हो जाएगा 2Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 2Na, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, Na को मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहां से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मतलब मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, इंटू हो गया, इंटू हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद और थोड़ा डिफरेंट कैसे अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो नेक्स्ट बच गया हमारा वो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो और क्या क्या नंबर ऑफ एटम्स, ये सब हमने आज पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिली इक्विवेलेंट बोल के एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट में। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे, तो आप प्रिपेयर रहना उसके लिए, ये वाला पढ़ के आना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा। तो कोविड का टाइम है, घर से मत निकलिए, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से रहिए। तो यहाँ पे मेरा क्लास ख़त्म हुआ। गुड नाइट, ये बाय, टेक केयर।